हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली यूज़ है। और चूँकि कोल का अबंडेंस हमारे कंट्री में है, करीब 352 बिलियन अभी हमारा रिजर्व है कोल का। 2021 का जो रिजर्व है वो 352 बिलियन टन्स है। तो हम उस रिसोर्स को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, उसका उपयोग होगा, दूसरे रूप में हम उपयोग करेंगे। तो जो नॉर्मल यूज़ है कोल का, अब कोल कैसे है एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, दो तरह से करता है। When we mine coal, you know coal contains methane. So methane is also a greenhouse gas. Starting from the mining, मीथेन का रिलीज एटमॉस्फेयर में शुरू हो जाता है, जिसका हमें पता भी नहीं चलता है। ओपन कास्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उससे मीथेन निकल रहा है और देयर इज नो वे टू कंटेन दैट, टू मिटिगेट दैट। तो अब जब हम कोल ट्रांसपोर्ट होता है ना, हमारे जितने भी ट्रेन हैं मालगाड़ी में वो ओपन तरीके से जाता है। तो जहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, अब यहाँ का झारखंड का कोल अगर दिल्ली जा रहा है तो पूरे रास्ते में कोल से मीथेन निकलता जा रहा है जहाँ तक वो निकल सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारा मीथेन निकलता है और जब हम बर्न करते हैं तब तो फिर वो CO2 के रूप में वो काफ़ी ग्रीनहाउस गैस का एमिशन होता है। तो अगर हम कोल का, मीथेन का, बिफोर माइनिंग इफ यू कैन एक्सट्रैक्ट मीथेन, एंड चूँकि मीथेन इज ऑल्सो ए ग्रीन मतलब लेस पॉल्यूटेंट देन बर्निंग ऑफ कोल, तो उसका उपयोग हम हर चीज़ में कर सकते हैं, केमिकल में कर सकते हैं या जैसे भी नॉर्मल गैस का होता है उस रूप में कर सकते हैं, व्हीकल चलाने में कर सकते हैं। तो अगर हम पहले मीथेन निकाल लें तो कोल से जो मीथेन बाद में निकलता है माइनिंग के समय, वो निकलना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। इसीलिए CBM जो है ये टेक्नोलॉजी आई, इफ़ यू एक्सट्रैक्ट मीथेन बिफोर माइनिंग ऑफ कोल, क्योंकि इससे फिजिकल कोई कोल के प्रॉपर्टी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका। वी कैन एक्सट्रैक्ट मीथेन एंड यूज कोल एज इट इज, बिकॉज मीथेन है इट इज जो कोल में रहता है ये एक्सडॉर्ड फॉर्म में रहता है, मतलब वो जो सरफेस से वो चिपका रहता है मीथेन। ये नहीं है कि उसके अंदर उसके कोई केमिकल प्रॉपर्टी को वो कोई हार्म करता है या उसका कोई असर है मीथेन का। इसीलिए इफ यू एक्सट्रैक्ट मीथेन एंड वी कैन यूज एज इट इज तो इसमें अगर हम क्लीन कोल टेक्नोलॉजी भी यूज़ करें, बहुत सारा जो आजकल जो हमारे कंबशन जो होते हैं कोल के, जो पावर प्लांट्स में यूज़ किए जाते हैं, उसमें भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो सुपर क्रिटिकल है, IGCC है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिससे कि कोल की बर्निंग बेटर होती है और उसका कम एमिशन होता है CO2 का। तो वो सब यूज़ करने से CBM CMM हम निकाल लें तो इससे हमारा एमिशन जो है वो कम होगा। तो ये सब है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूजेज है कोल या उससे एसोसिएटेड मीथेन का। अब माइन सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है मीथेन को निकालना। जो अंडरग्राउंड माइंस होते हैं, कोल माइंस, दो तरह से माइनिंग होती है, ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड माइनिंग जो होती है, जो 300-400 मीटर नीचे होती है, वहाँ पे मीथेन गैस जमा हो जाता है और जो उससे फायर भी लगने का खतरा रहता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, माइन एक्सीडेंट मोस्टली जो होते रहे हैं हिस्टोरिकली, दोज आर बिकॉज ऑफ मीथेन। तो अगर हम पहले निकाल लें तो इट इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ द माइन, ये ज़रूरी है। तो ये जो मीथेन है इसको हम लोग कहते हैं CMM, कोल माइन मीथेन।
जो माइनिंग एरिया से हमारा एक्सट्रैक्शन है, दैट इज चीज़ एक ही है। जो वर्जिन एरिया से है दैट इज कोल बेड मीथेन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल बेड मीथेन। ये जो है दिस इज CMM, कोल माइन मीथेन। अगर माइनिंग एरिया से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बिफोर माइनिंग और आफ्टर माइनिंग किए तो अबंडन माइन मीथेन हो गया। और जो अंडरग्राउंड माइंस में वेंटिलेशन ऑक्सीजन डाला जाता है तो फ्रेश एयर भेजा जाता है नीचे, जो लोग माइनस काम करते हैं उनके सेफ्टी के लिए, तो जो रिटर्न एयर होता है वो मीथेन उसमें रहता है, जिसको वेंटिलेशन एयर मीथेन कहते हैं, वैम। उससे भी मीथेन हम लोग निकाल सकते हैं, ऑल्दो इट इज़ इन वेरी लो कंसंट्रेशन, बट दैट मीथेन कैन ऑल्सो बी कैप्चर्ड एंड यूज फॉर एनर्जी जनरेशन। तो वो सब के बारे में बाद में ये करेंगे, आज एक ही टॉपिक हमने लिया है। अब मीथेन जो है, मीथेन का हम लोगों ने देखा करीब 16% कंट्रीब्यूशन है GHG, है ना। अब इसमें कोल माइनिंग से इट इज ओनली 10.4% मीथेन एमिशंस। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किससे है? लाइव स्टॉक से। ये क्या चीज़ है? जो कैटल्स हैं उनमें एंट्रिक फर्मेंटेशन होता है, जो गाय वगैरह जो बेल्चिंग करती हैं उससे मीथेन निकलता है। एक अनुमान यह है कि एक गाय करीब 220 पाउंड एक साल में मीथेन एमिट करती है। ये जब घास चबाती है तब नहीं, जब वो ये करती है, एंट्रिक फर्मेंटेशन होता है उसके पेट में, कैटल्स के, जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो अंदर में जो उसका ये होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे मीथेन जनरेट होता है। धान की खेती से मीथेन जनरेट होता है। वो सब देखिए कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, करीब राइस से 6.8% है मीथेन का कंट्रीब्यूशन। बायोमास से करीब 2.7, लैंडफिल से जो हम लोग कूड़ा फेंक देते हैं, अब यहाँ जैसे जीरी में इतना बड़ा पहाड़ यहाँ लगा हुआ है ना, यहाँ भी काफ़ी ऊंचा हो गया है, उस लैंडफिल से करीब 20%, कितना है फिगर 20 है ना, 20% उससे मीथेन निकलता है। तो इसीलिए अब बात होती है कि जो भी हमारे वेस्ट हैं, वेस्ट से हम एनर्जी ये करें, उस पर ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट, उस पर बहुत सारे प्लांट्स लग रहे हैं। अब दिल्ली के बारे में देखे ही होंगे कि कितना 120 मीटर या 40 मीटर का ढेर लगा हुआ है कूड़ा का। तो ऑल 2000 मतलब मीथेन एमिटर्स। अब लैंडफिल से बढ़ता जा रहा है, लैंडफिल का इतना जो हो रहा है हम लोग सही ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हैं, और उससे मीथेन का एमिशंस काफ़ी हो रहा है। तो अब कोल बेड मीथेन पे आते हैं, आज का मेन टॉपिक जो है। तो ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन प्रोसेस यू मस्ट बी नोइंग द जनरेशन ऑफ कोल, पढ़े होंगे तुम लोग, उसमें ज़्यादा इसलिए हम डिटेल नहीं बात करेंगे, जरूरत होगी तो कभी फिर करेंगे। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्वालिफिकेशन, जब कोल बन रहा है फ्रॉम पिट टू एंथ्रासाइट, दैट इज द क्वालिफिकेशन प्रोसेस, उसमें मीथेन का जनरेशन होता है और वो कोल बेड में वो ट्रैप होता रहता है, ठीक है ना। तो मीथेन एंड अदर गैसेस, CO2, CO, नाइट्रोजन, ये सब सारी गैसेस का जनरेशन होता है बिकॉज ऑफ बायोकेमिकल एंड अदर प्रोसेसेस। तो चूँकि 90% से ज़्यादा जो गैसेस हैं दैट इज़ मीथेन, इसीलिए हम लोग इसको कोल बेड मीथेन टर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि जहाँ भी CBM हमें मिलता है वो उसका परसेंटेज 95, 96, 97% तक मीथेन रहता है, प्योर मीथेन का फॉर्म वो रहता है। तो इसका दो प्रोसेस है, वन इज बायोजेनिक, अनदर इज थर्मोजेनिक ड्यूरिंग दिस क्वालिफिकेशन प्रोसेस फ्रॉम पिट टू एंथ्रासाइट। Biogenic gas is produced by decomposition of organic vegetal matter, you must be knowing, accumulated in the pit form by methanogenic microbes। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मीथेन जनरेट करते हैं। तो those type of methane generation is
कॉल्ड बायोजेनिक, जो इन माइक्रोब के कारण पैदा होते हैं। और जो उसके लिए जो फेवरेबल जियोलॉजिकल कंडीशन होने चाहिए किसी भी बेसिन में, वो है ऑर्गेनिक मैटर का अबंडेंस होना चाहिए, एनऑक्सिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट होगा, पीएच वगैरह बहुत हाई होगा तो नहीं जनरेशन होगा, बैक्टीरिया नहीं रहेंगे। टेम्परेचर लो होना चाहिए और रैपिड सेडिमेंटेशन होना चाहिए, जिससे कि वो प्रिजर्व हो जाए। अगर सेडिमेंट नहीं होगा, सेडिमेंटेशन तो क्या होगा, क्योंकि उसी प्रेशर से वो प्रिजर्व है, वो एस्केप कर जाएगा। तो दीज आर द जियोलॉजिकल कंडीशंस एंड केमिकल कंडीशंस जो फेवरेबल हैं फॉर द जनरेशन ऑफ मीथेन। इससे समझ सकते हो कि बायोजेनिक मीथेन का टेम्परेचर से जो रिलेशन है, इग्नाइट से लेके हमारा बिटुमिनस कोल तक मोस्टली लिग्नाइट में ही सबसे ज़्यादा मिलता है बायोजेनिक मीथेन। उसके बाद जैसे जैसे हीट बढ़ता जाता है, कोलिफिकेशन प्रोसेस मेट्रोमॉर्फिन बढ़ता है आगे कोल का, हमारा थर्मोजेनिक मीथेन का जनरेशन शुरू हो जाता है। ये दूसरा है जनरेशन बिटुमिनस कोल। ये स्पेशल और जनरल सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, वैसे भी CBM है, और ये सब मिलेगा नहीं, आप लोग नोट करते जाइए सब चीज़, ठीक ना, बहुत फ़ायदा करेगा। दो चीज़ इसमें ज़रूरी है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड टाइम। प्रेशर भी इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर जैसे ग्रेफाइट होते होते 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो उसी सेम प्रोसेस से बना हुआ, लेकिन टेम्परेचर के कारण सारी सब प्रॉपर्टीज जो है बढ़ती जाती है। ये पहले बात कर चुके हैं। बायोजेनिक गैस जनरेटेड ड्यूरिंग अर्ली इन द बरियल हिस्ट्री ऑफ लो रैंक कोल पीट एंड सब बिटुमिनस, इसका जो रिफ्लेक्टेंस है वो लेस देन 0.5 होता है। रिफ्लेक्टेंस पढ़ाई हुई होगी, अभी हो रही है सर, अभी हुआ नहीं है। हाँ, तो मैंने बताया था ना जो विटनाइट से कैसे रिफ्लेक्टेंस मेजर किया जाता है, जो उसकी मैच्योरिटी बतलाता है कोल की, है ना। तो चूंकि ये अर्ली स्टेज में होता है, उस समय रिफ्लेक्टेंस लेस देन 0.5 रहता है। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बायोजेनिक मीथेन का। जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो यूएस में एक समय हुआ करता था पाउडर वैली से, वो लिग्नाइट फील्ड था। कंसंट्रेशन बहुत कम था, 1.5 से 2 क्यूबिक मीटर पर टन था कंसंट्रेशन पाउडर वैली में, लेकिन मीथेन का वहाँ सबसे बड़ा वो सोर्स था एक समय एक्सट्रैक्शन का। और दूसरा हुआ लेट स्टेज बायोजेनिक गैस। बायोजेनिक गैस आल्सो बी फॉर्म्ड इन कोल बेड्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रैंक इन एसोसिएशन विथ एक्टिव ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के एसोसिएशन में आने के बाद भी बायोजेनिक मीथेन बाद में भी उसमें आ सकता है, जिसको लेट स्टेज बायोजेनिक मीथेन कहते हैं। Then comes thermogenic generation of methane. Methane along with carbon dioxide and water is released in large quantities during the chemical changes taking place with increasing depth of burial. जब sedimentation होता है, depth of burial बढ़ता जाता है, तो उसमें और टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, जैसे पिछले स्लाइड में हमने दिखाया है, तो थर्मोजेनिक मीथेन का जनरेशन शुरू होता है। और उसमें जो रैंक है कोल का वो 0.6 से लेके 2 तक चला जाता है। और एक एस्टिमेट किया गया है कि 100 से 300 क्यूबिक मीटर ऑफ मीथेन पर ग्राम ऑफ कोल इज जनरेटेड ड्यूरिंग द एंटायर कोलिफिकेशन प्रोसेस। 1 ग्राम कोल से 100 से 300 क्यूबिक मीटर। ये जो रैंक की बात कर रहे थे, यहाँ हमने देखा जो जनरेशन है 0.5 से हमने कहा, है ना।
यहाँ से थर्मोजेनिक शुरू हो जाता है। जो हमारा रैंक अगर हम देखें वो बिटुमिनस कोल का आता है, वहाँ से लेके नीचे जो है हमारा ये बढ़ता जाता है। जैसे जैसे रैंक बढ़ता है जनरेशन भी बढ़ता है, लेकिन रिटेंशन नहीं होता है, वो भी हम आगे दिखलाएंगे। ये है रिटेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ कोल विद रैंक। इसमें एंथ्रासाइट जो टॉप पे है ना, उसमें रिटेंशन हमारा एब्जॉर्प्शन घट गया सडन, ये बढ़ता है हाई वोलाटाइल से लेके लो वोलाटाइल तक के कोल में बढ़ता गया। लेकिन जैसे हम उससे ज़्यादा रैंक बढ़ता है, इसकी एब्जॉर्प्शन फिर मीथेन का नहीं होता है, जनरेशन होता है लेकिन रिटेंशन नहीं होता। इसीलिए एक सर्टेन विंडो है जहाँ पे मैक्सिमम मीथेन मिलेगा सर्टेन रैंक ऑफ कोल। मीडियम कोकिंग कोल या कोकिंग कोल जो है उस विंडो में फॉल करते हैं। अब स्टोरेज कैपेसिटी जो है, चलो एक क्वेश्चन यही जानना चाहेंगे। हाँ। तो बढ़ जाएंगे तो हाँ माने जो हम सब बिटुमिनस से सेमी बिटुमिनस की तरफ बढ़ रहे हैं तो कोकिंग प्रॉपर्टी बढ़ते जा रही है। हाँ। वीकली कोकिंग, मीडियम कोकिंग, हाँ। कोकिंग होती जा रही है और उसमें एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। और जो हम एंथ्रासाइट की तरफ जा रहे हैं उसका रिटेंशन नहीं हो रहा। हाँ। माने प्रोडक्शन तो हो रहा है हाँ, लेकिन रिटेंशन नहीं हो रहा। बिकॉज रिटेंशन ये क्या कारण है, ये जरा हाँ, समझाइए। ये आगे है। हाँ जी सर। हाँ। उसी का आंसर यहाँ है। इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ कोल, जो मैसेरल्स हैं, हाउ कोल इज मेड अप ऑफ मैसेरल्स, जी है ना। जैसे रॉक हैं डिफरेंट मिनरल्स के, वैसे ही ये हैं पिटनाइट, एक्जिनाइट, इनर्टिनाइट, दीज आर द मैसेरल्स। 4 मैसेरल्स होते हैं कोल में मेनली। उसके बाद सब डिवीजन फिर उनका है। तो अब इसमें कोकिंग कोल क्यों ज़्यादा मिलता है? क्योंकि वो विट्रिनाइट रिच है ना। कोल इज वेरी लार्ज, इट हैज वेरी लार्ज माइक्रोपोरस एरिया। माइक्रोपोरस होता है जो होता है करीब 150 से 350 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। दैट इज द माइक्रोपोरस एरिया ऑफ कोल। सोच लीजिए कितना ज़्यादा पोरस होता है कोल। और इसी में जो है, इस लेयर में मीथेन जो है या जो भी हाइड्रोकार्बन गैसेज है, इट इज इन एब्जॉर्ब कंडीशन। वो प्रेशर के कारण वहाँ रिटेन होता है, प्रेशर रिलीज होता है, मीथेन निकलने लगता है। ये बहुत बड़ी खासियत है इसकी। इसीलिए तरीका प्रोडक्शन का आगे बतलाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, डीवाटरिंग करते हैं, प्रेशर रिलीज करते हैं, उससे प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो ये कारण है। रैंक ऑफ कोल जो है, कैपेसिटी इंक्रीजेज ग्रेजुअली फ्रॉम हाई वोलाटाइल बिटुमिनस बी टू लो वोलाटाइल बिटुमिनस रैंक, बट डिक्लाइन शार्पली एंड फर्दर इंक्रीजेज इन रैंक ऑफ एंथ्रासाइट। शार्पली फिर डिक्लाइन कर जाता है। अच्छा, मैसेरियल कंपोजिशन जो है डिफरेंट कैपेसिटीज है, डिफरेंट मैसेरियल्स की। विट्रिनाइट रिच कोल्स हैव हाईएस्ट मीथेन absorption capacity, that is 204 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। ग्राम। और इनर्टिनाइट उसका बहुत कम है, 36 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो इंडियन कोल है इनर्टिनाइट रिच है। वी नो ऐश परसेंटेज हमारे यहाँ ज़्यादा है, इसीलिए इंडियन कोल में कम है, कम मिलता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और यहाँ पे जो मिलता है वो हमारे कोकिंग कोल्स में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जनरली कोकिंग कोल का मतलब ये है कि उसमें विट्रिनाइट परसेंटेज ज़्यादा होगा, ज़्यादा है, 60-70% का विट्रिनाइट परसेंटेज। वही इसीलिए हमने लिखा है मोस्ट ऑफ द इंडियन कोल्स आर इनर्टिनाइट रिच, विच मे बी वन ऑफ द रीजन्स फॉर बीइंग लेस गैसी कंपेयर टू विट्रिनाइट रिच कोल्स ऑफ चाइना, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। इसलिए वहाँ के जो कोल्स हैं वहाँ पे ज़्यादा मीथेन मिलते हैं वहाँ के। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ कंपोजिशन ऑफ आवर इंडियन कोल। अब कैसे हम इवेल्युएट करेंगे कि कहाँ पे सीवीएम ज़्यादा होगा, कम होगा? उसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज जियोलॉजिकल पैरामीटर्स, greater thickness and large aerial extent of coal seams।
डेफिनेटली ज़्यादा जो थिक सीम रहेंगे उसमें ज़्यादा मीथेन मिलने की संभावना रहेगी, है ना, क्योंकि सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। तो जो थिक हमारे कोल सीम्स हैं उसमें ज़्यादा मीथेन मिलते हैं। और ग्रेटर बैरियर ऑफ डेप्थ होता क्या है कि अगर डेप्थ कम है, क्योंकि जनरली हम लोग जो मानते हैं कि अगर अच्छे जो प्रॉपर्टी हैं सीबीएम के, दैट इज बिलो 300 मीटर डेप्थ, नहीं तो शैलो डेप्थ पे जो है वो अपने क्रैक्स वगैरह से मीथेन रिलीज होता रहता है, क्योंकि प्रेशर थोड़ा भी कम हुआ मीथेन बाहर ऊपर निकलता जाएगा। इसीलिए अच्छे प्रॉस्पेक्ट के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं 300 मीटर्स। मिलेगा 100 मीटर्स पे भी मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, लो मॉइस्चर एंड लो एश कोल्स। जनरली हमारे यहाँ जो कुकिंग कोल्स हैं दोज आर लो मॉइस्चर कोल्स। लो मॉइस्चर कोल से वी मीन मॉइस्चर इज लेस देन 2%, दैट इज टर्म्ड एज लो मॉइस्चर कोल्स, एंड ऑल आवर कुकिंग कोल्स आर ऑल इन दैट रेंज। हाई कार्बन परसेंटेज 80% से ज़्यादा रहता है, उसमें अच्छा रहता है। रिच इन विटिनाइट एंड लो इन विटिनाइट। सो दीज आर द केमिकल एंड पेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स कोल का। अगर ये कोल जहाँ है वहाँ वी विल गो फॉर मीथेन सर्च। किस तरह के कोल में करेंगे तो ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और रैंक जो है पहले भी हम लोग बात कर ही चुके हैं, हाई वोलेटाइल बिटुमिनस टू लो वोलेटाइल बिटुमिनस टू। इससे ज़्यादा भी अगर रैंक हाई है तो उसमें भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रिटेंशन नहीं है। और रिफ्लेक्टेंस है 5.6 हमारा थर्मल जनरेशन का बेंचमार्क है, तो 0.8 जो है वो आइडियल हम लोग मानते हैं कि उसके आसपास है, 0.8 से 0.9 के बीच, तो वो अच्छा उसमें मिलना चाहिए, गैसीनेस होना चाहिए उसको। अब गैस का कंटेंट कितना कोल में है इसका मेजर करने का तरीका है क्यूबिक मीटर पर केजी ऑफ कोल या पर ग्राम ऑफ कोल। तो डायरेक्ट मेजरमेंट करने का मेथड है, वो बाद में कभी उस पर आएंगे जब लैब में कैसे किया जाता है। तो गैस कंटेंट हम लोग मानते हैं कि अगर 10 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल के आसपास है, देन इट इज़ ए गुड प्रॉस्पेक्ट। नॉर्मली झरिया कोलफील्ड जो सबसे अच्छा प्रॉस्पेक्ट हमारे यहाँ माना जाता है, उसका 10 से 20 के बीच आता है। तो इसका गैस कंटेंट हम लोग मेज़र करते हैं कि क्या है। और कई बार होता है कि अगर हम देखें कंटेंट टेक्निकली उसमें आना चाहिए कि 10 है, लेकिन कोल जो है जब हम सही में मेज़र करते हैं, माने फ्रॉम द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और पेट्रोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये होना चाहिए उसमें 20 आना चाहिए एम्पिरिकल फार्मूला से, लेकिन उसमें आएगा 5। तो इसका कारण क्या होता है कि उससे उतना परसेंटेज गैस जो है निकल गया ओवर ए पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। प्रेशर अगर घट गया, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड्स होते रहे हैं जियोलॉजिकल पास्ट में, कोई फॉल्ट के नज़दीक आ गया, उसको एक कॉन्ड्यूट मिल गया, वहाँ से गैस निकल सकता है। तो दीज आर द रीजन्स कि कम होता है। हाइड्रोडायनामिक्स स्ट्रांगली अफेक्ट सीबीएम प्रोड्यूसिबिलिटी, क्योंकि वाटर प्रेशर जो है दैट कंटेन्स द मीथेन इन द कोल बेड्स। अगर ड्राई अगर है कोल बेड, नॉर्मली जितने भी कोल फील्ड्स हैं, कोल बेड इज एसोसिएटेड विथ ग्राउंड वाटर। अगर नहीं है, किसी कारण से पानी वहाँ नहीं आ पाया, फॉल्ट वगैरह से लिंक कर गया, तो वहाँ पे वो अंडर सैचुरेशन हो जाता है सीबीएम का। कोल सीम गैस रिमेन इन इक्विलिब्रियम इन कोल बेड रिजर्वायर अंडर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो पानी और प्रेशर ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मीथेन इन द रिजर्वायर। सर लिग्नाइट फील्ड में जो हाइड्रोडायनेमिक्स ज़्यादा रहता है, इसीलिए सीबीएम ज़्यादा मिलते हैं क्या? जैसे कि नेवली लिग्नाइट है, वहाँ तो हाइड्रोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका वहाँ पे वो एक
माइनिंग के लिए वो एक प्रॉब्लम है, माइनिंग के लिए बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है। एक्यूफर है, हाँ, उसका जो पूरा। रूफ फ्लोर जो है हाँ। नाइट बेड का, दैट इज एक्यूफर। हाँ, तो वो सीबीएम के लिए वो प्लस पॉइंट है, क्योंकि वहाँ सीबीएम के लिए तो एरोडायनामिक्स प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। लेकिन माइनिंग के लिए बहुत माइनिंग के लिए वो दिक्कत है, negative बहुत point है। निगेटिव पॉइंट है। तो पहले आप सीबीएम निकाल लो, फिर माइनिंग कर लो। अब जितने भी यहाँ पे सीबीएम ब्लॉक्स अलॉट हुए हैं, जो बाद में दिखाएंगे कितने अलॉट हुए हैं, तो जो डेवलपमेंट है सीबीएम प्रोजेक्ट का, उसको हम लोग डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया गया है। इट इज एज पर कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो इट इज फेज वन। फेज वन इज एक्सप्लोरेशन फेज। कोई ब्लॉक अगर किसी को अलॉट हो गया, तो एक मिनिमम वर्क प्रोग्राम के अनुसार उसको डेवलप करना है, इतने बोरोल्स हमको करने हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो दैट इज फेज वन में वी डू ड्रिलिंग ऑफ स्लिम होल्स, बोरोल्स ड्रिल करते हैं टू नो ले डिस्पोजिशन, डेप्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल सीम्स, है ना। क्योंकि ये वर्जिन एरिया है, वहाँ पे मालूम नहीं है कि कितने कोल सीम्स हैं एग्जैक्टली। तो फर्स्ट चीज़ जो है वो हम लोग डिटरमिन करते हैं क्या डेप्थ है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल सीम्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ कोल सीम्स, इसके लिए ड्रिलिंग की जाती है। फिर उसमें डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं व्हाट इज द गैस कंटेंट। कोल सैंपल को निकालते ही एक कंटेनर में डाला जाता है, उसका मेथड है, हम कभी उस पर भी बात करेंगे, लैब टेक्निक कैसे उसको मेजर किया जाता है। कैनिस्टर होता है, उसमें 50 सेंटीमीटर खोल के इसको डाल दिया जाता है, और एक उससे पिपेट और एक लगा रहता है पानी का, ये तो कितना रिप्लेस किया गैस वो पता चल जाता है, उससे वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट हो जाता है। ये तो हम लोग डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं उसको, बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चे फील्ड से ले आके यहाँ कर सकते हैं हम लोग। आप कभी भी सीबीएम लैब में आके आप वहाँ भी दिखा सकते हैं। वहाँ जो तो ये सीख लेंगे तो अपने डिपार्टमेंट में भी बच्चे कर हाँ, सकते एकदम कर हैं। सकते हैं। दिस इज द डायरेक्ट मेजरमेंट ये सर, कि गैस कंटेंट उस कोल में कितना है, उससे में कितना है। सैंपल जैसे को निकला फ्रॉम द कोल, ड्रिल हमारे स्प्रिंग से, इट इज इमीडिएटली पुट इन द कैनिस्टर, और उससे कितना गैस निकल रहा है वो एक दूसरे पिपेट्स और इससे जुड़ा हुआ है। वो जितना रिप्लेस कर रहा है, पानी नीचे जा रहा है, वो गैस ऊपर आ रहा है। मेजर जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है उससे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। और फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, दिस इज अ ग्राफ, qualitative and petrographic studies. So these types of studies, what is the permeability of the coal seam, structures, what is the structural setup of that area. So these are studies is carried out in phase 1, exploration phase. It is 2 to 3 years. Government ये allow करती है कि 2-3 साल में आप ये complete कर लोगे. Second phase is pilot assessment phase. The duration of this phase is 3 to 4 years. अब इसमें पायलट वेल किया जाता है, वेल वही होता है, और इसमें हम लोग क्या प्रोड्यूसिबिलिटी होगी दैट इज मेजर्ड। उसके मेथड्स हैं कैसे मेजर किया जाता है कि कितना एक घंटे में कितना हमारा गैस निकल रहा है। दीज और ये सिमुलेशन, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, इससे ये मेजर किया सब जाता है। और इसी दौरान दीज आर द थिंग्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की जाती है इस फेज में, मार्केट सर्वे किया जाता है कि हम कहाँ पे वो गैस बिकेगा। तो दीज आर डन इन पायलट फेज। थर्ड फेज इज डेवलपमेंट फेज। बेस्ड ऑन पायलट असेसमेंट कि हाँ हमारा क्या प्रोडक्शन आएगा, एक ये गवर्नमेंट को डेवलपमेंट प्लान सबमिट करना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि हाँ ये हमारा डेवलपमेंट प्लान होगा, इस तरीके से हमारा कितने बोरहोल्स करेंगे, ये प्रोडक्शन आएगा मंथली, एनुअल, ये सब वो सब प्रोग्राम करने के। उसके बाद लास्ट फेज इज कमर्शियल प्रोडक्शन फेज, जो करीब एक वेल का लाइफ हम लोग 8 से 10 साल मानते हैं, अच्छे वेल का, तो पूरे प्रॉपर्टी का लगभग 20-25। अगर ये ज़्यादा भी अगर हो गया तो फिर दैट इज एक्सटेंडेड, कोई उसमें दिक्कत नहीं है।
तो दिस इज 4 फेज। जो CBM का प्रोडक्शन है ये 4 फेज में किया जाता है, जो भी गवर्नमेंट से अभी। अब इसमें हम लोग कैसे करते हैं, तो वेल को पहले ड्रिल कर लिया जाता है ना। फिर इसको, क्योंकि उस वेल को स्टेबलाइज करना है, वो वेल ये भी आप लोग सिलेबस में है, लिखना है इसको कैसे ड्रिलिंग होती है। एक्सप्लोरेशन में पूछता है MSc में क्वेश्चन, हाउ द CBM हैज एक्सप्लोर्ड। सुना ये सब कर लीजिए, नोट तो बहुत काम देगा। देन प्रोसेस इज सीमेंटेशन। उसको स्टेबलाइज करने के लिए साइड में ये दिख रहा होगा, उसको पूरे को केस कर दिया जाता है, जिससे कि वो, क्योंकि 20 साल 25 साल अगर हमको एक वेल का लाइफ है या 8 से 10 साल है, तो इट शुड बी स्टेबलाइज। तो उसको सीमेंट, अच्छे से सीमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद है परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब हुआ जो कोल बेड हैं, कोल सीम दिख रहा है, अब उसमें ये स्टील की केसिंग है ना, तो इससे तो गैस नहीं निकलेगा। तो जो टारगेट सीम है किस डेप्थ पे है, इसको यहाँ से हम लोग सरफेस से परफोरेट करते हैं, है ना, जो भी टारगेट सीम हमारी है। तभी गैस हमारा, ये क्योंकि ये पूरा स्टील है, नहीं होगा, तो इसमें हम लोग को परफोरेशन करना पड़ता है, जो टारगेट सीम हमारे हैं, तो इसको कहते हैं परफोरेशन। वो एक स्टेज है। और उसके बाद आता है हाइड्रोफ्रैकिंग। गैस का जो है मूवमेंट फ्रॉम द कोल बेड टू द होल, ये कोल में नेचुरल फ्रैक्चर्स होते हैं जिसको क्लीट्स कहते हैं, यू मस्ट हैव स्टडीड। तो अब जो भी क्लीट्स हैं वो कनेक्टेड हमेशा नहीं रहते हैं, तो हाइड्रोफ्रैकिंग करके कोल को हम लोग उसमें हाइड्रोफ्रैकिंग में यूज़ किया जाता है। कुछ पानी हुआ, कुछ केमिकल्स हैं, जेल्स हैं, उसके द्वारा फोर्स किया जाता है उस मिक्सचर को। तो उससे क्या है कि सेकेंडरी पोरोसिटी डेवलप होती है कोल में। कोल हमारा जो कोल सीम है करीब 100 मीटर तक दोनों साइड में हम लोग उसको परफोरेट कर देते हैं, जिससे कि CBM का जो फ्लो है वो ऑटोमेटिक फिर आना शुरू हो जाए। तो एक वो है प्रोसेस, हाइड्रोफ्रैकिंग कहते हैं, टू इफेक्टिवली कनेक्ट द वेल बोर टू द एग्जिस्टिंग नेचुरल फ्रैक्चर सिस्टम ऑफ द कोल रिजर्वायर एंड एनहांस परमेबिलिटी, है ना। The fluid is forced into the existing natural fractures cleat system which widens them. अब उसको क्लीट तो वाइड हो गया, उसमें सैंड डाला जाता है जिससे कि वो उसको खुला रखे मुंह को, इसलिए प्रोपेट के रूप में सैंड यूज किया जाता है। The length of fracture ring depends on many variables like permeability, physicometrical properties of the coal. तो करीब करीब हम लोगों ने देखा है 200 मीटर्स तक हम लोगों ने हाइड्रोफ्रैक किया है, मतलब लैटरली बोथ साइड। अगर अच्छा कोल है तो 200 मीटर्स तक हम लोग हाइड्रोफ्रैक कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोफ्रैकिंग। अगर हाइड्रोफ्रैकिंग ठीक से नहीं होगा तो मीथेन का फ्लो टुवर्ड्स द बोरहोल होगा ही, क्योंकि दैट इज द ओनली मेथड। गैस का जो फ्लो है इट इज फ्रॉम द कोल सीम टू द बोरवेल, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिवॉटरिंग। टू इनिशिएट फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम कोल बेड रिजर्वायर टू द वेल, इन सिटू रिजर्वायर प्रेशर इज लोअर्ड बाय डिवॉटरिंग यूजिंग प्रोग्रेसिव कैविटी पंप इंस्टॉल्ड एट द बॉटम ऑफ द होल। क्योंकि प्रेशर में है गैस, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में है, और उसके तो इसके लिए जो जहाँ तक कोल सीम हमारी है उससे 15-20 मीटर नीचे पंप को इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिसको हम लोग ये कहते हैं प्रोग्रेसिव कैविटी पंप। एंड फ्रॉम दैट पंप
पंपिंग करके पानी निकाला जाता है और उससे रिजर्वायर का प्रेशर घटा, पहले पानी निकलना शुरू होता है। ये देखिए, ये डिवाटरिंग स्टेज है। पहले थोड़ा पानी निकला जो नीचे ग्राफ जा रहा है, उसके बाद मीथेन निकलना शुरू हुआ। एक स्टेबल करेगा, फिर धीरे धीरे 8 साल 10 साल में वो डिक्लाइन करना, प्रोडक्शन रेट डिक्लाइन करेगा। सबसे पहले हमारा पानी निकलता है, उससे प्रेशर रिलीज हुआ, देन मीथेन गैस कम्स आउट। दिस इज द प्रोसेस। प्रोडक्शन का बहुत ही सिंपल तरीका है। वी जस्ट रिलीज द प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एंड वी गेट द सिग्नल। हाइड्रोफ्रैकिंग एंड डिवाटरिंग, यही 2 मेथड है, प्रोसेस है। कितना टाइम लग जाता होगा? अब डिवाटरिंग तो चलती रहती है कंटिन्यूअस। कहीं भी तुमने देखा होगा, किसी भी दिखलाते हैं फोटोग्राफ, ये जो है पंप, ये जो एसआर पंप जो देख रहे हो, ये किसी भी ऑयल फील्ड में या सीबीएम फील्ड में हमेशा चलता हुआ दिखेगा। ये तो ऑयल फील्ड में भी ऐसा ही रहता होगा, सिमिलर थिंग है। सिमिलर थिंग, जैसे पेट्रोलियम का होगा वैसे ही सीबीएम का होगा। बस ये तो सिमिलर है। सुन लो बच्चे लोग। हाँ, अंतर सिर्फ है हमारे रिजर्वायर का। अच्छा, वहाँ का रिजर्वायर अलग है, यहाँ का रिजर्वायर अलग है। यहाँ कोल्ड बेड ही अपने आप में रिजर्वायर है, वहाँ ट्रैप में वो रहता है ना। वहाँ जो है, जो हमारे स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप्स हैं, उसके बीच में ऑयल या गैस है, जो भी हो फॉर्मेशन, लाइमस्टोन हो, जो भी हो। तो ये जो सगर पंप है, ये हमेशा चलता रहे। ये मुनिटी का है। ये मुनिटी झारखंड में है और झरिया कोलफील्ड में झरिया है। कोलफील्ड। तो मैंने ये मुनिटी, इसलिए ये अपने झारखंड स्टेट का है। ये देखो हाइड्रोफ्रैक यूनिट, जो हाइड्रोफ्रैक्चर की बात कर रहे थे, इससे ये सब पंप है, इससे कंटिन्यूअस पानी और बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं कंटिन्यूअस हाइड्रोफ्रैकिंग के लिए। और ये सारा मॉनिटर होता है, इट इज़ ऑल कंप्यूटराइज्ड। किस प्रेशर पे हम डालेंगे, ये सब सारा पहले डिटरमिन किया जाता है उस कोल्ड बेड का, कि उसका फिजिको-मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कितना प्रेशर वो विथस्टैंड करेगा। ये सब करने के बाद किस रेट से हम फ्रैकिंग करेंगे, क्या प्रेशर से करेंगे, इट इज़ ऑल कैलकुलेटेड, इट इज़ ऑल सिमुलेटेड फर्स्ट। पूरा प्रोग्राम्ड है ये। वो सब करने के जो डाटा हम लोगों का है, वो डाटा फीड करके कंप्यूटराइज पूरा ये हम लोग निकालते हैं। इसका अलग एक टेक्नोलॉजी है आजकल, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड। वी कैन सिमुलेट इन द लैब फर्स्ट, इन द लैपटॉप फर्स्ट, बेस्ड ऑन द डाटा, और कि क्या प्रेशर से हम फ्रैकिंग करेंगे, क्या टाइम तक फ्रैकिंग करेंगे, तो कितना लेंथ हमारा जाएगा, कहाँ तक हमको ले जाना है, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर। सो ऑल दीज आर programmed first, then it is done in the field. So hydrofracking, dewatering, these are the main. First is your drilling of the well, जहाँ तक हमको ले जाना है, then उसकी सीमेंटेशन करेंगे जिससे कि स्टेबलाइज हो जाए। उसके बाद उसमें हम उसकी ये